है कनेक्टेड मोशन, नाम में ही आंसर है कनेक्टेड। जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेकर उन्हें कनेक्ट करें और उन ऑब्जेक्ट्स में मोशन हो, मूवमेंट हो, जिसे हमें ऑब्जर्व करके कैलकुलेट करना पड़े, वो कनेक्टेड मोशन की सिचुएशन होती है। ठीक, कनेक्टेड मोशन में हम पुली की हेल्प लेते हैं। पुली पता है आप लोगों को क्या होता है? व्हाट इज अ पुली? आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है जब वेल, कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं तो ऐसे करके एक सर्कल होता है जिसमें यहाँ रोप अटैच्ड होती है। एक साइड से रोप पकड़ के खींची तो यहां से जो बकेट है वो लिफ्ट अप हो जाती है। यस, सो पुली की हेल्प से यहां पर ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे कनेक्टेड है तो एक ऑब्जेक्ट यहां पे कनेक्टेड है। ठीक, एंड इन ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस हैं वो अलग अलग होंगे, एक हैवी होगा एक लाइट होगा। सो नेचुरली जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को हैंग करोगे तो जो ऑब्जेक्ट हैवी है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। एंड सिंस ये ऑब्जेक्ट्स एक रोप से कनेक्टेड हैं तो अगर मान लो ये हैवी है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू करेगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी मोशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक कॉमन रोप से कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसे कनेक्टेड मोशन कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर कनेक्टेड मोशन के केस में हम कुछ फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, अज्यूम करेंगे कि यही चीजें रहेंगी। अब वो फैक्टर्स क्या हैं? पहली बात हम लेंगे कि ये जो पुली है, दिस पुली इज वेरी लाइट एंड इट इज मासलेस। ठीक है, होती नहीं है बट हम कंसीडर कर रहे हैं कि सिर्फ जो मासेस हम हैंग कर रहे हैं हमें सिर्फ उनके मासेस कंसीडर कर रहे हैं, पुली का मास इफेक्ट नहीं डालेगा। सो पुली इज massless, it is very light and it is also frictionless. फ्रिक्शन का फैक्टर वी आर इग्नोरिंग। जैसे हम पीछे एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करते आए हैं, यहाँ पे भी पुली कोई भी फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, जबकि रियलिटी में करता है। आप एक रोप को अगर आप एक पुली पे अटैच करते हो और उस रोप को पकड़ के खींचना शुरू करोगे, नेचुरली उस रोप में वियर एंड टीयर होगा ही होगा, फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, और वो आपके वैल्यूज को इफेक्ट करेगा, जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो इसी वजह से हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा यहां पर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। वी टेक अ massless and a frictionless pulley and we are attaching two masses, let's say m1 and m2, at the ends of this rope or a string. It can be a rope, it can be a string. And let's say जो मास m1 होगा वो ज्यादा है m2 से, तो मैं m1 को यहां लगा रही हूं, m2 को यहां लगा रही हूं, तो नेचुरली m1 नीचे आना शुरू करेगा। सो इस वाली साइड को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूं, ये हो गया m1 एंड ये ऊपर जाना शुरू करेगा, तो ये ऊपर है m2। समझ आया? तो एक स्ट्रिंग लिया, दोनों ऑब्जेक्ट्स को अटैच किया, m1 बीइंग हेवियर,
ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा, ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब देखो, सिंस यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थे, अब उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया, फाइनल वेलोसिटी गेन करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स में एक्सीलरेशन आ गया। अब जितनी एक्सीलरेशन से ये मास नीचे आएगा, एग्जैक्टली उतनी ही एक्सीलरेशन से ये मास ऊपर जाएगा। यस और नो? भाई जितना ये नीचे आ रहा है उतना ही ये ऊपर भी जा रहा है, तो जितनी एक्सीलरेशन से m1 मास नीचे आएगा उतनी ही एक्सीलरेशन से m2 मास ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? हाँ जी, ठीक। तो जितनी एक्सीलरेशन से m1 मास नीचे आ रहा है उतनी ही एक्सीलरेशन से m2 मास ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फोर्सेस देखते हैं कौन कौन सी लग रही है। सबसे पहले दोनों मासेस के जो वेट्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेंगे, तो इसका वेट लगा वर्टिकली डाउनवर्ड m1g, इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स m2g। क्लियर? अब ये मासेस सिंस रोप से अटैच्ड हैं, तो रोप में जो रिएक्शन फोर्स है वो बन जाएगी टेंशन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में T टेंशन लगेगा। एंड वाई आई एम टेकिंग बोथ एज T, क्योंकि एक सिंगल रोप ही है जिससे दोनों अटैच्ड है, अलग अलग रोप्स नहीं है, एक ही रोप है जिससे दोनों मासेस अटैच्ड है, सो द टेंशन विल बी द सेम इन बोथ, क्योंकि वो रिएक्शन फोर्स है। सो यहाँ पे दोनों मासेस के वेट्स दे आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड टेंशन इन द रोप इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक, अब हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाते हैं। पहले मास m1 के लिए बनाते हैं। अब देखो कैसे बनेगी, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स माइनस करो, सो वी गेट m1g minus t is equal to m1a। ये बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर। सिमिलरली मास m2 की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो इक्वेशन बनेगी t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ठीक, किसी को कोई दिक्कत इन इक्वेशंस में? सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, वी कैन इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट? राइट, so now we have these two equations, so we can use them. Let's say adding 1 and 2, we can add 1 and 2, क्या मिलेगा हमें? देखो m1g minus t plus t minus m2g, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, दिस इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। सो यहां से a हम निकाल सकते हैं, ये टेंशन और ये टेंशन हो गई कैंसिल, सो व्हाट वी गेट m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहां से हमारे पास a कितना आ गया, सो a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। So this is the expression of acceleration.
राइट, एंड क्लियरली आप देख सकते हो यहां से एक्सीलरेशन ए इज लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्लस है, डिनोमिनेटर बड़ा आएगा तो एक्सीलरेशन छोटा ही आएगा ग्रेविटी से। और यही मैंने आपको समझाया था दैट एक्सीलरेशन शुड बी लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सीलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो वेटलेस हो जाएगी कंडीशन, और ज्यादा हो जाए तो फिर तो राइट पता ही है आपको कि वो सीधा रूफ पे जाके लगता था। सेम यहाँ पर है कि एक्सीलरेशन शुड बी लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन को किसी भी इक्वेशन में डाल दो and calculate t. So let's say I put this expression in equation 1. So what we get? m1g minus t is equal to m1 into this expression. m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g. Yes? और अगर ये भी नहीं करना, हम एक और चीज कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, उससे भी आ जाएगा। डिवाइड 1 and 2, यहां से a और a कैंसिल ही हो जाएंगे और t का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो क्या आएगा, डिवाइड 1 and 2 m1g माइनस t अपॉन t minus m2g is equal to m1a upon m2a, right? So a and a cancel हो गए, so what we get, m2 into m1g minus t is equal to m1 into t minus m2g. So open the bracket and solve. You will get the value of tension. m1t plus m2t. This is equal to ये इधर आया, ये इधर आएगा, m1 m2g minus m1 m2 plus g. So ये यहाँ से m1 plus m2 कॉमन आ गया. This becomes 2 m1 m2 g. Yes, correct. So this is the value of tension. तो अगर बाई चांस आपको ये सिचुएशन गिवन है that there are two objects which are attached to a single rope, तो वहां पर अगर एक मास ज्यादा है एक मास कम है, तो जितनी एक्सीलरेशन से ये मास नीचे आ रहा है उतनी ही एक्सीलरेशन से दूसरा मास ऊपर जाएगा। एंड आप दोनों सिचुएशंस में इक्वेशंस बनाकर सॉल्व कर सकते हो। तो आप टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल्स में आपको ये m1 m2 इन सब की वैल्यूज गिवन होगी, लगाइए फॉर्मूला में एंड सॉल्व करिए। बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन एग्जैक्टली गिवन क्या है। यहाँ पर जैसे दोनों मासेस हैंग कर रहे हैं, हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी हो जिसमें एक मास टेबल पे रखा हुआ हो, दूसरा हैंग कर रहा हो, तो जो हैंग कर रहा है वो नीचे जाएगा, तो जो टेबल पे रखा है वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। आई मीन देयर कैन बी n number of situations which can be created. A body of mass m1 equal to 20 kg is placed on a smooth horizontal table. ये टेबल है, इसके ऊपर ये मास रखा हुआ है। This body is connected to a string which passes over a frictionless pulley, right? तो यहां से ये एक स्ट्रिंग है जिससे इसको पुली से अटैच किया गया है। ठीक है, लेट्स से ये टेबल है। This string also carries another body of mass m2 10 kg at the other end. एक एंड यहां से ज्वाइन है, दूसरे एंड पे ये 10 kg का मास है। ठीक है, you need to find the acceleration produced when the nail fixed on the table is
रिमूव्ड। मान लो यहाँ पर एक नेल फिक्स किया गया था, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ ये फिक्स किया हुआ है और यहाँ पर एक आयरन नेल लगा हुआ था। जैसे ही ये आयरन नेल को आप रिमूव करोगे, आयरन नेल रिमूव करते ही ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, करेक्ट। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, इस ऑब्जेक्ट में एक ए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा एंड जितनी एक्सीलरेशन इस m1 में प्रोड्यूस होगी उतनी ही एक्सीलरेशन से m2 मास भी नीचे आएगा। एक्सीलरेशन विल रिमेन द सेम, जितना ये नीचे आया उतना ही ये वाला स्लाइड करेगा, ठीक, क्लियर है। अब टेंशन की बात करें तो जहां पे स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, अब ये मास से इधर स्ट्रिंग अटैच्ड है तो इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा और इस मास के लिए इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, क्लियर। अगर एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग से मासेस अटैच्ड हैं तो टेंशन सेम रहती है, इसीलिए यहां पर दोनों मासेस के लिए जो टेंशन लग रही है स्ट्रिंग में दैट इज सेम। नाउ वी विल calculate acceleration. How we will do it? First of all, let's see the masses m1 and m2 separately and इन पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, अब ये जरा ध्यान से देखते हैं। सपोज करिए ये मास m1 है, ठीक है। इन डायग्राम्स को फ्री बॉडी डायग्राम्स बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स, ठीक है। अब इस m1 मास का जो वेट है दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स m1g and the table will exert a reaction force upwards r, ठीक। एंड ये यहां ऐसे स्ट्रिंग से अटैच्ड है, सो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है और एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर हम मास m1 के लिए इक्वेशन फॉर्म करें, क्या इक्वेशन बनेगी? r एंड m1g दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, ठीक। तो ये वाला हम छोड़ सकते हैं, बाकी क्या बचा? टेंशन और एक्सीलरेशन। हेंस वी गेट T इज इक्वल टू m1 इंटू a, बिकॉज इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। यहां पर R इज इक्वल टू m1g, ये तो है ही, और इसके अलावा और दो फोर्सेस हैं, एक है टेंशन और दूसरा है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो T इज इक्वल टू m1 है। इसी तरीके से वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस मास m2। अब m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, टेंशन अपवर्ड लग रही है एंड एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है। अब यहां पे हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? जैसे हमने वो एपरेंट वेट वाली कंडीशन में, क्यों यहां रिएक्शन कहां से आया? कोई टेबल पे थोड़ी ना रखा हुआ है मास, कौन लगाएगा m2 पर रिएक्शन फोर्स? कोई भी नहीं बेटा। अगर m2 एक्शन फोर्स लगा रहा है विच इज m2g, सो इन रिटर्न कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होना भी तो चाहिए रिएक्शन फोर्स लगाने के लिए, कोई है ही नहीं। सो बस m2g वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, टेंशन अपवर्ड लग रहा है स्ट्रिंग में, एंड a एक्सीलरेशन से m2 मास नीचे की तरफ आ रहा है। सो जैसे आपने एपरेंट वेट वाले केसेस में इक्वेशन बनाई थी, यहां पे भी हम वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे m2 के लिए। तो वो क्या बनेगी? देखो एक्सीलरेशन नीचे है, सो नीचे वाली फोर्स से ऊपर वाली फोर्स
minus. So m2g minus t is equal to m2a. So for both the masses we have prepared two equations. ठीक है, बस यहां से अब आप एक्सीलरेशन निकाल लो. कैसे निकल सकता है एक्सीलरेशन? t की जगह पे मैं m1a पुट कर सकती हूँ. पुट द वैल्यू. So what we get? m2g minus m1a is equal to m2a. So सारी वैल्यूज आपके पास हैं. So ये बना m2g is equal to m1 plus m2 into a. Put the values and solve. m2 10 है, g भी आपको 10 ही लेना है. So this is 20 plus 10 into a. So a becomes 100 by 30. So this is 10 by 3 meter per second square, which is equal to 3.33 meter per second square. So this is the acceleration which is produced in masses m1 as well as m2. So for calculating the tension, you have this formula, T is equal to m1a. बस डायरेक्ट फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करिए. m1 is 20, a अभी आपने कैलकुलेट करा है 10 by 3. So this is 200 by 3. So tension is 33.3 Newton. So this is the answer. हाँ जी, so tension आ गई आपके पास 200 by 3 which is 66.67 Newton. What is the result when the bodies stop? अब जब दोनों bodies move करना बंद कर देंगी, so straight away the acceleration becomes 0. ठीक है, तो एक्सीलरेशन जब 0 हो गया तो आपके पास अब टेंशन का फॉर्मूला क्या रह जाएगा? सिर्फ ये देखो. हाँ, पहला तो ये था, तो ये तो स्ट्रेट अवे 0 ही हो गया. लेकिन जो सेकंड इक्वेशन थी आपकी m2g minus t is equal to m2a, यहां पर ये बस इतना रह जाएगा. t is equal to m2g. So we get 10 into 10. So tension is 100 Newton. That means if both the objects stop moving, तो इस पर तो कोई टेंशन नहीं लगेगी. लेकिन m2 मास जो है, जो हैंग कर रहा है, उस मास पर अब 100 न्यूटन का टेंशन ये पुली जरूर एक्सर्ट करेगा. A block of mass 25 kg is raised by a man 50 kg, right? Man का mass भी given है. In two different ways as shown. There are two different ways shown. First, the man is directly lifting 25 kg block, and in second, he is taking the help of a pulley. पुली से एक रोप अटैच करा हुआ है एंड उससे वो 25 kg का जो मास है उसे लिफ्ट अप कर रहा है. व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन टू डिफरेंट केसेस? जिस फ्लोर पे ये मैन खड़ा हुआ है, दोनों केसेस में उस फ्लोर पर कितना एक्शन होगा? एक्शन मीन्स द एक्शन फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर. ठीक है, एंड द क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन इफ द फ्लोर यील्ड्स अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन. नाउ the floor is applying a normal force of 700 Newton. That means this is the reaction force. Okay, which mode should the man adopt to lift the block without the floor yielding? कौन सा
दोनों में से वे ये मैन अडॉप्ट करे कि जो फ्लोर है वो यील्ड ना करे, दैट मीन्स देयर विल बी नो रिएक्शन फोर्स बाय द फ्लोर। कर लेते हैं। देखो, ब्लॉक का मास आपको गिवन है 25 kg, लेट्स से M1 इज 25 kg। सो ब्लॉक का वेट हम कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से W1 विच इज इक्वल टू M1 इंटू G। ठीक, अब यहां पे भी यू कैन टेक G as 10। फाइन, लेट्स टेक the value of G as 10 meter per second square. So we get mass into acceleration due to gravity. So weight of block is 250 Newton. Similarly, we can find the weight of the man also. Let's say M2 is mass of the man which is 50 kg. तो यहाँ पे भी आप वेट निकाल सकते हो, सो 500 न्यूटन। ठीक, दोनों के हमने वेट्स कैलकुलेट करे। नाउ वी विल कंसिडर द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जब मैन ब्लॉक को डायरेक्टली लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो मैन है वो फोर्स डायरेक्ट ब्लॉक पे लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। वो रोप पकड़ के खींच रहा है और ब्लॉक ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो रहा है। क्लियर, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट है मैन और ब्लॉक का। कांटेक्ट मतलब डायरेक्ट लिंक है मैन और ब्लॉक का, बीच में और कोई हेल्प नहीं है। तो जितनी फोर्स से मैन इस ब्लॉक को खींच रहा है वो सारी की सारी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक, एंड सिंस ये सारी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इस वजह से जो मैन का एपरेंट वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई आप इसको ऐसे इमेजिन करो ना, ये फ्लोर पे जोर लगाकर इस रोप को पकड़ के खींच रहा है कि ब्लॉक ऊपर आ जाए। ठीक, तो जब मैन ने ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ठीक, तो ब्लॉक ने मैन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, है ना। क्या क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन। दोनों केसेस में फ्लोर पर मैन कितनी एक्शन फोर्स लगा रहा है। तो फर्स्ट केस में मैन जब जोर से इस ब्लॉक को लिफ्ट अप कर रहा है तो सारी फोर्स जो वो लगा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से जो एपरेंट वेट है इस पर्सन का वो इंक्रीज हो गया। हेंस आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे R इज इक्वल टू mg प्लस ma वाला, ठीक है। तो आप सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन गया 250 प्लस 500 विच इज 750 न्यूटन फर्स्ट केस में। ठीक, लेकिन अगर हम सेकंड केस की बात करें, जब सेकंड केस में ये पर्सन इस ब्लॉक को लिफ्ट अप कर रहा है, सो ही इज डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ पुली, राइट। तो पुली के केस में अब जो फोर्स लग रही है वो कम हो जाएगी, बिकॉज पुली एक हेल्प, एक एड प्रोवाइड कर रही है इस मैन को, ठीक है। सो इन द सेकेंड केस द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मैन विल बी लेस एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, बिकॉज अब यहां सेकेंड केस में मैन डायरेक्टली कोई फोर्स ब्लॉक पे नहीं लगा रहा है, वो रोप को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पकड़ के खींच रहा है एंड अल्टीमेटली पुली की हेल्प से ये ब्लॉक लिफ्ट अप होके आ रहा है। सो इसी वजह से सेकंड केस में हम ये करेंगे,
So it will be 500 minus 250 which is 250 Newton. ठीक, अब देखो ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर नॉर्मल फोर्स यील्ड कर रहा है 700 न्यूटन. ठीक, फर्स्ट केस में जो फोर्स आ रही है वो 700 न्यूटन से ज्यादा है, जबकि सेकंड केस में फोर्स 700 न्यूटन से काफी कम है. सो इन दोनों को देखकर आप बड़े आराम से कंक्लूड कर ही सकते हो दैट यस द मैन शुड अडॉप्ट द सेकंड केस इन ऑर्डर टू लिफ्ट द ब्लॉक, बिकॉज सेकंड केस में उसे फोर्स कम लगाने की जरूरत है. ज्यादा फोर्स लगा रहे हो कोई फायदा नहीं है और उसको बहुत ज्यादा हैवी फील होएगा ब्लॉक. सो इट्स बेटर टू यूज अ पुली टू लिफ्ट द ब्लॉक. देखो क्वेश्चन इज two bodies of masses 10 kg and 20 kg kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force which of 600 Newton is applied to first A and then B along the direction of the string. What is the tension in the string in each case? ठीक है, सिचुएशन समझ आ गई ना. स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ए एंड बी ये दो मासेस रखे हुए हैं. नाउ अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए एंड देन टू बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है. ठीक, सो लेट्स से हम इस तरफ एक फोर्स कंसीडर कर लेते हैं F. इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. नेचुरली अब जब ये दोनों स्ट्रिंग से अटैच्ड है सो देयर विल बी अ टेंशन. एक टेंशन A पे जो लगेगी, दूसरी टेंशन B पे जो लगेगी, एंड दे विल बी सेम बिकॉज देयर इज अ सिंगल स्ट्रिंग. एंड सिंस आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो सो बोथ दीज मासेस दे विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन A. ठीक, अब इन दोनों के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं. ठीक है, लेट्स से फर्स्ट वी टेक मास m1. सो सपोज करिए ये m1 है. m1 मास के लिए क्या सिचुएशन है? इस डायरेक्शन में एक F फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में एक टेंशन है, करेक्ट, एंड इस डायरेक्शन में ये A एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, या एक फोर्स है लेट्स से m1A. करेक्ट. तो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं फॉर m1, if we create one equation then what it will be? इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, hence we will take F minus T is equal to m1A. Clear? Now we will take let's say mass 2. अब ये वाला देखते हैं, इसके लिए क्या क्या हमारे पास सिचुएशंस गिवन है. ये m2 मास जो है इस पर इस डायरेक्शन में एक टेंशन है, क्लियर, एंड इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन है एंड हेंस एक फोर्स है m2A. बस इसके अलावा और कुछ नहीं है फिलहाल, क्योंकि जो फोर्स है वो पहले A पे लगाया गया है. सो हम सिर्फ इसको A पे फोर्स लगा रहे हैं. सो फॉर m2 क्या इक्वेशन आएगी? सिर्फ दो फोर्सेस है, टेंशन और m2A. सो T इज इक्वल टू m2A. So we have two equations with us. Use them. You will have your answer. तो T की जगह पे मैं यहाँ पे
So now we can put T over here. So what we get? F minus M2A is equal to M1A. तो यहाँ से A आ जाएगा आपके पास. कितना आएगा? A is equal to F upon M1 plus M2. सब कुछ आपको गिवन है. This is 600 upon M1 is 10. This is 20. तो बस आंसर आ जाएगा आपका 600 by 30. So this is 20 meter per second square. So this is the acceleration. Hence tension is M2A. यहां से निकाल लो आप. यही बोला है ना उसने. What is the tension in the string? So acceleration आ गया आपके पास 20 meter per second square. Put it over here. Tension आ जाएगा 20 into 20. So tension is 400 Newton. ये first case है. This is the first case when the force is applied on A. Clear? Now force is applied on B. So इधर आप एक force F लगा रहे हो. So we can have the two masses now. Let's say M1. अब M1 के लिए क्या situation है? T tension. Yes, ठीक है. T tension इधर. अब force आप since इस direction में लगा रहे हो, so the acceleration will now be along this direction. Correct? So इसके लिए T tension इधर और M1A इस डायरेक्शन में. B के लिए अगर हम देखें M2 मास के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में टेंशन है एंड इस डायरेक्शन में M2A. अगेन फॉर्म द इक्वेशंस एंड सॉल्व. क्या बनेगी M1 के लिए? T is equal to M1A and M2 के लिए इक्वेशन विल बी F minus T is equal to M2A. That's it. Put the values and solve. Therefore we get F minus T minus F इसलिए नहीं लिया बिकॉज इस डायरेक्शन में M2A है. बताया था मैंने, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उस साइड की फोर्स से दूसरी फोर्स माइनस करनी है. ठीक है, एक्सीलरेशन F की डायरेक्शन में है, सो यू विल टेक F माइनस T. अगर ये इस डायरेक्शन में होती तो T माइनस F आता. ठीक, सो यहां से भी A आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2. सेम आ गई एक्सीलरेशन 20. And so you can calculate tension also. Tension becomes M1A, which is 10 into 20, 200 Newton. So there is a change in the tension. अब यहां से क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि जब आपके पास दो मासेस है जिन्हें आपने टेबल पे रखा हुआ है और दोनों मासेस अलग अलग हैं, ठीक है, तो दोनों मासेस को चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फोर्स लगा के खींचो या राइट हैंड साइड की तरफ फोर्स लगा के खींचो, एक्सीलरेशन रिमेन्स सेम. इट इज ओनली द टेंशन विच चेंजेस. कंसिडर a body of mass m suspended by two strings. So here is m, ये दो strings हैं, making angles alpha and beta with the horizontal. So even अगर आपको डायग्राम गिवन नहीं भी होता तो भी आप इसे रीड करके डायग्राम बना सकते थे, राइट? नाउ इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम वी हैव टू फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग. T1 and T2, these are the two tensions. For such type of questions, first step is to prepare free body diagrams.
एंड उन फ्री बॉडी डायग्राम में आप जितनी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जितनी भी टेंशन्स होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, वो सब हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब कैसे बनेगा देखो, ये m मास है, नेचुरली इस मास का वेट mg, इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो व्हाट आई डू इज, मैं यहां से ये एक पॉइंट ले रही हूं एंड दिस इज mg, करेक्ट। ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है, बस ये आपको पता है। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, we can resolve T1 into two rectangular components। कैसे बनेंगे components, one along this direction and one along this direction। ठीक, सिमिलरली क्या चीज, T1 को हमने टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। अब कौन सा कंपोनेंट कॉस बनेगा, कौन सा कंपोनेंट साइन बनेगा, ये कैसे पता चलेगा, देखो ये एंगल अल्फा है, सपोज मैं यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, एंड ये एक डायरेक्शन है। इफ नाउ सी, इफ दिस एंगल इज अल्फा, करेक्ट, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा बताइए, अल्फा, करेक्ट। एंड अगर ये एंगल बीटा है तो फिर ये एंगल कितना होगा, बीटा। तो ये सेम अब यहां पर अप्लाई करते हैं कि अगर आपने टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए हैं यहां पर, सो दिस एंगल विल बी अल्फा, करेक्ट, एंड हेंस this component will become T1 cos alpha and this becomes T1 sin alpha। I hope ये clear है, ठीक है। Similarly in a similar way we can resolve T2 also। T2 का एक कंपोनेंट बनेगा यहां और दूसरा कंपोनेंट बनेगा यहां। अब कौन सा कॉस कौन सा साइन, ये पता करने के लिए एंगल देखो, ये बीटा है, ये वाला एंगल बीटा है, सो ये भी बीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो ये एंगल यही वाला है, सो दिस एंगल इज बीटा, करेक्ट। सो ये बनेगा T2 cos बीटा और ये बनेगा T2 sin बीटा, right? We have all the components with us now, and since the body is in equilibrium, so these components will balance each other. How they will balance? T1 cos alpha and T2 cos beta, they will balance each other. T1 cos alpha is equal to T2 cos beta. So this is the first equation that we get. Similarly vertical components को अगर देखें, vertical components में T1 sin alpha plus T2 sin beta, they are balancing mg। तो बस आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सॉल्व करो, T1 T2 हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन से हम T2 निकाल लेते हैं कितना है, तो यहां से T2 आ जाएगा मेरे पास T1 cos alpha अपॉन cos beta,
नाउ इस T2 को यहां डाल दो, T1 कैलकुलेट कर लो, राइट? कैसे आया? T1 साइन अल्फा प्लस T2 की मैं वैल्यू यहां पुट कर रही हूं, T1 कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, ये आ गया T1 इंटू साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू mg। ठीक, अब T1 को कैलकुलेट करना है, यू कैन टेक T1 कॉमन ओवर हियर, सो T1 इज इंटू साइन अल्फा प्लस cos alpha by cos beta into sin beta, this is equal to mg। so T1 कितना आ गया मेरे पास? mg अपॉन साइन अल्फा प्लस cos alpha by cos beta into sin beta, correct? now cos beta we can take LCM, so let's take the LCM, so ये बन गया T1 is equal to mg upon sin alpha cos beta plus cos alpha, नहीं अभी कुछ और करेंगे इसलिए नहीं लिख रहे, एंड ये cos बीटा गया ऊपर, ठीक है? मैंने cos बीटा LCM लिया, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा अपॉन cos बीटा होगा, cos बीटा मैं ऊपर ले गई हूँ। नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज sin A cos B प्लस cos A sin B? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, sin, हाँ राइट, एक फॉर्मूला है sin A प्लस B का, विच इज sin A cos B प्लस cos A sin B, इसको याद कर लो। तो बस ये वही फॉर्म आ गई है, सो T1 इज इक्वल टू mg cos बीटा अपॉन sin alpha plus theta, so this is the expression of T1 and solved। तो बस T1 आ गया, अब यहां से T2 कैलकुलेट कर लो, so T2 is T1 cos alpha by cos beta, so this becomes mg cos beta upon sin alpha plus beta into cos alpha upon cos beta, correct? cos बीटा कैंसिल हो गए, तो आपके पास T2 की वैल्यू आ गई है mg cos alpha upon sin alpha plus beta, so this is T2। End of the question. Question is, what is the acceleration of the block and trolley system if the coefficient of kinetic friction between trolley and surface is 0.04, and you have to find the tension in the string also, right? So there are two masses, let's say m1 is 3 kg, m2 is 20 kg, and ये mass एक trolley पे रखा हुआ है, ठीक है? So we have a block and a trolley system। अब ये मास जब नीचे जाएगा, नेचुरली ट्रॉली मूव करना स्टार्ट करेगी, सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फ्री बॉडी डायग्राम्स। लुक हियर, 3 kg मास है, इस 3 kg का वेट नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, G10 लेना है, सो 30 न्यूटन लेट्स से वेट ये नीचे लग रहा है। सिमिलरली इस का भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे लगेगा, लेट्स से 200 न्यूटन, क्लियर? नाउ टेंशन विल बी लाइक दिस, इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में, एंड फॉर स्ट्रिंग दिस, ये रही टेंशन, बिकॉज बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम अटैच्ड टू अ सिंगल पुली, सो ये टेंशन हो गई।
जब ये मास नीचे जाएगा, ट्रॉली इधर मूव करना स्टार्ट करेगी, सो नेचुरली इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन क्रिएट होगी, और वो आपको बोल रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, लेट्स से एफ के, ठीक। एंड सिंस this is going down, so there will be an acceleration in this direction, downwards, और इसके लिए acceleration will be in this direction. So now we can form equations. अब हम equations बना सकते हैं, ठीक है। Let's take mass m1 for m1. इसके लिए देखो, अब a एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, 30 न्यूटन नीचे है, t टेंशन ऊपर है, सो इक्वेशन विल बी व्हाट, 30, बेसिकली m1g है, ये वही लिखा है हमने, दिस इज m1g, दिस इज m2g, clear? So 30 minus t is equal to m2a. So m2 is 3 into a. So this is the first equation for mass m1. Now for mass m2. अब equation क्या? अब m2 mass देखो, m2 मास में कितनी फोर्सेस हैं? सबसे पहले वेट m2g एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो सरफेस विल एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, r इज बैलेंसिंग m2g, ठीक। बाकी क्या बचा? टेंशन, फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन, तो यही 3 फोर्सेस हैं जो अब हमें लेनी है। एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, सो t में से f माइनस करेंगे, सो फॉर मास m2 t माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू m2a, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, बिकॉज r और m2g तो बैलेंस हो गए, वो लेने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो फोर्सेस बची, F काइनेटिक फ्रिक्शन, टेंशन एंड m2a, वो हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, सो T माइनस, अब आप F को क्या लिख सकते हो, म्यू r, यस, दिस इज इक्वल टू m2a, और r को क्या लिख सकते हो, m2g, so T minus mu m2g, this is equal to m2a. Put the values, T minus mu कितना गिवन है, 0.04, m2 कितना है, 20, g कितना है, 10. So this is another equation. अब आपके पास ये 2 equations आ गई हैं, solve, you will get tension as well as acceleration. So you have these 2 equations. So tension ये cancel हो गया. This becomes 22 equals to 23a. So a is 22 by 23, which is 0.96 meter per second square. So you have acceleration with you. बस इसको किसी भी इक्वेशन में डालो, टेंशन आ जाएगी. सो लेट्स से टेंशन इज 20a plus 8, so 20 into 0.96 plus 8, so we get tension as 27.1 Newton.